नमस्कार, मैं हूं रूपक शर्मा और आप देख रहे हैं हिमाचल समाचार। मंडी हादसे पर आज शिमला हाईकोर्ट का आदेश आया है। कोर्ट के मुताबिक पीड़ित परिवारों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। यह मुआवजा लारजी प्रबंधन और वीएनआर कॉलेज 50-50% के हिसाब से अदा करेंगे। लारजी प्रबंधन के 3 कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज करने के भी कोर्ट ने आदेश दिए हैं, जबकि वीएनआर कॉलेज प्रबंधन के 2 कर्मचारियों पर भी एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। आगे भी इस पूरे मामले की निगरानी स्वयं हाईकोर्ट करेगा। गौरतलब है कि 8 जून को मंडी के थरौट में यह हादसा पेश आया था। लारजी डैम से अचानक पानी छोड़ दिया गया था, जिसमें 24 छात्र और 1 टूर ऑपरेटर बह गए थे। अब तक ब्यास नदी से 17 छात्रों के शव मिले हैं। सर्च ऑपरेशन जारी है और लापता छात्रों की तलाश की जा रही है। आज कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर पास किया है, जिसमें सबसे बड़ा तो ये है कि इंटरिम ऑर्डर में 5 लाख रुपए हर एक डिसीज्ड स्टूडेंट को जमा करने के लिए कोर्ट ने कहा है। 2.5 लाख रुपया कॉलेज अथॉरिटीज़ जमा करेगी और 2.5 लाख रुपया जो है वो प्रोजेक्ट अथॉरिटीज़ वो जमा करेगी। ये कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा होंगे और उसके बाद फर्दर डिस्बर्समेंट उन अमाउंट की होगी। इसके अलावा जो उन दिनों में जो बोर्ड की अथॉरिटीज़ जो वहाँ प्रोजेक्ट की अथॉरिटीज़ थी, उनको पार्टी बनाया है इस पिटीशन में बाय नेम। और तीसरा ऑर्डर कोर्ट का एक स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए बोला है अलग से, जो अगली तारीख तक स्टेटस जो होगा वो कोर्ट को दी जाएगी। कॉलेज प्रबंधन ऑलरेडी पार्टी बने हैं, उनके साथ जो टीचर्स गए थे स्टूडेंट्स के साथ, उनको भी बाय नेम पार्टी बनाया है। कोशिश कोर्ट की ये होगी कि ये जाने कि इसमें लापरवाही किस स्टेज पे और किसकी हुई है, ये जानने की कोशिश कोर्ट की होगी। और इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं शिमला में मौजूद संवाददाता मोहित प्रेम शर्मा से। जी मोहित, आज आए इस फैसले को आप किस तरह से लेते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं जो है वो न्याय मिला है। जिस तरह से अभी तक ये मामला जो है वो बहुत ही धीमी गति से चल रहा था, लेकिन रूपक, जब ये घटना घटी उसके एक दिन बाद ही हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने इस मामले पर सुओ मोटो लेते हुए सरकार से जांच रिपोर्ट जल्द से जल्द जो है वो कोर्ट में दाखिल करने की मांग की थी। और इसके बाद जो है वो लगातार सुनवाई का दौर जो है वो चलता रहा। और इस बाबत जो हाई कोर्ट है उसने जो हैदराबाद इंजीनियरिंग कॉलेज है जहां से ये छात्र जो है आए थे, उससे पिछले कल जो है वो जवाब देने को कहा था 2-3 पहलुओं पर कि आखिर बच्चों को नीचे क्यों जाने दिया गया, कौन कौन से इंस्ट्रक्टर या फिर जो टीचर्स थे किस लेवल के बच्चों के साथ थे इस दौरान जब ये टूर चल रहा था, और क्या छात्रों के अभिभावकों से परमिशन ली गई थी जो कॉलेज प्रबंधन है या फिर नहीं ली गई थी। तो उस बाबत जो है आज दाखिल किया गया जो कॉलेज प्रबंधन है उसके द्वारा जवाब अपना दायर, जिसके बाद जो है वो कोर्ट ने जुर्माना जो है वो माफ कीजिएगा, जो कोर्ट ने जो है वो इस बाबत जो है वो अंतरिम राहत जो होती है वो 2.5 लाख यानी 2.5 लाख रुपए जो है वो लारजी परियोजना प्रबंधन देगा और 2.5 लाख रुपए जो है वो जो कॉलेज है हैदराबाद इंजीनियरिंग कॉलेज वो देगा। तो कुल मिलाकर जो है वो 5 लाख रुपए जो है वो अंतरिम राहत हर मृतक के परिजन जो है उन्हें दिया जाएगा। सख्त रुख कहीं ना कहीं कोर्ट का यहाँ पर देखने को मिला। और जो भी वहां पर जो तैनात है, जो स्टाफ तैनात था कॉलेज प्रबंधन का, उन पर और जो लारजी परियोजना जब ये घटना घटी उस समय जो लारजी परियोजना में अधिकारी या कर्मचारी मौजूद थे, उनके बकायदा जो है वो नाम लेकर के उन पर क्रिमिनल केस जो है वो जो है उसके आदेश भी दे दिए गए हैं। और इसके लिए खुद हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट इस पूरे मामले की जो है वो मॉनिटरिंग करेगा। कुल मिलाकर रूपक, जो ये फैसला है ये काफी सख्त माना जा रहा है इस पूरी घटना को लेकर। मोहित, आप तो इस पूरे जिस दौरान इस कोर्ट ने फैसला सुनाया आप हाई कोर्ट में ही मौजूद थे। कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा है कि लारजी प्रबंधन के 3 कर्मचारी और 2 वीएनआर कॉलेज के 2 कर्मचारी, इन लोगों पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए, एफआईआर दर्ज करने की बात कही है। इस एफआईआर दर्ज करने के बाद किस तरह की कार्रवाई संभव है इन लोगों के खिलाफ? देखिए, इन पर जो है वो क्रिमिनल केस होगा, क्रिमिनल केस जो है वो दायर किया जाएगा। उसके लिए कोर्ट जो है वो खुद मॉनिटर करेगा कि किस तरह से ये जो मामला है ये आगे बढ़ेगा। लापरवाही जो है वो
सामने आई है, अब किस तरह से उस पर मुकदमा चलाया जाएगा, इन तमाम पहलुओं पर जो है कोर्ट खुद अब अपनी निगरानी रखेगा। रूपक, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया जिसमें उन्होंने जो थलौट में छात्र बह गए थे, 24 छात्र जो बह गए थे, उनके परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। इसमें 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, जिसमें से 2.5 लाख रुपए लारजी प्रबंधन को ऐड करने पड़ेंगे और 2.5 लाख रुपए ही वीएनआर कॉलेज प्रबंधन ऐड करेगा। इसके अलावा लारजी डैम के 3 कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी कोर्ट ने निर्देश दिए हैं जिनकी लापरवाही थी। इसके अलावा 2 कर्मचारी वीएनआर कॉलेज के भी हैं जिनके खिलाफ कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने की बात कही है। ये तो बात थी हिमाचल हाईकोर्ट की, लेकिन थलौट में हुई अनहोनी के बाद हर कोई ब्यास नदी के किनारे जाने से बच रहा है। लेकिन अभी भी, जी हां, अभी भी बाहर से आ रहे पर्यटकों में नदी के बीच फोटो खिंचवाने की लालसा खत्म नहीं हुई है और वो चेतावनी भरे बोर्ड की अनदेखी कर नदी के बीच जा रहे हैं और मनमाने अंदाज में अपनी फोटोएं खिंचवा रहे हैं। लारजी हादसे से पूरे देश में मातम का माहौल बन गया था और ये हादसा इतना भयानक था कि अभी भी इसकी तस्वीर आंखों के सामने से नहीं हटती। इस हादसे के शिकार कुछ बच्चों के माँ बाप अभी तक अपने बच्चों को देख नहीं पाए हैं। दूर दूर से आ रहे पर्यटक इस हादसे से भी कुछ सबक लेने के बजाय ब्यास नदी की लहरों से मौज मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कुल्लू जिला प्रशासन ने जगह जगह नदियों के किनारे चेतावनी भरे बोर्ड भी लगाए हैं ताकि किसी भी अवांछनीय घटना से बचा जा सके। हालांकि इन बोर्डों में पर्यटकों को नदी के पास न जाने की नसीहत दी गई है, लेकिन पर्यटक उन्हें पढ़कर भी अनदेखा कर रहे हैं। किसी को भी नदी में डुबकियां लगाते हुए देखा जा सकता है तो कोई नहाने के लिए नदी के बीच जा रहा है। इसके साथ ही बाहर से आए युवा पर्यटकों को उफान खाती बड़ी बड़ी लहरों के साथ शराब पीते हुए और फोटोग्राफी करते हुए पाया जा सकता है। वहीं एसपी कुल्लू सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि जिले के सभी एसएचओ को नदी के किनारे किसी भी पर्यटक को जाने से रोकने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्हें इस काम के लिए स्थानीय लोगों से भी सहयोग मांगने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि कई जगहों पर स्थानीय लोगों के रोकने के बावजूद भी पर्यटक नदी के किनारे जाने से नहीं मानते हैं। जुरिसडिक्शन में तमाम जो कंसर्न्ड एसएचओज हैं उनको निर्देश दिए हैं कि वो जो रिवर, पर्टिकुलर रिवर ब्यास के नज़दीक किसी भी सैलानी को, किसी भी टूरिस्ट को ना जाने दें और अपने अपने क्षेत्र में हर एक को अवेयर करें कि पानी का जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है, क्योंकि ऊपर पहाड़ों में बर्फ़ पिघल रही है। बहरहाल प्रदेश सरकार ने हादसे से सबक लेते हुए अपने स्तर पर पुख्ता इंतजाम करने शुरू कर दिए हैं। अब लोगों और पर्यटकों की जिम्मेदारी है कि वह सरकार का सहयोग करें ताकि थलौट जैसे हादसे फिर से ना दोहरा जा सके। कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा के साथ विवेक शर्मा, डे एंड नाइट न्यूज। तो यमुना हिमालय से निकलने वाली एक विशाल नदी है, पर हथनी कुंड से लेकर कान्हा की नगरी तक के 350 किलोमीटर के सफर में यह एक नाले से ज्यादा कुछ भी नजर नहीं आती। हाल है इस पावन नदी के पानी को पीना तो दूर की बात है, दूसरे कामों के लिए भी इस्तेमाल लायक नहीं रह गया इसका पानी। यह बात हैरान करने वाली है कि यहाँ का 70% से अधिक गंदा पानी यमुना में डाला जाता है। वैज्ञानिकों की चेतावनी के बावजूद यमुना की अनदेखी का सिलसिला जारी है। यमुना की दुर्दशा को देख कृष्ण नगरी ब्रज के लोगों ने सरकार से आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। हिमालय की गोद में एक पावन धारा के रूप में निकलने वाली यमुना अनेक घाटियों और पहाड़ियों से गुजरने के बाद कई छोटी नदियों को अपने आंचल में समेटते हुए हरियाणा के हथनीकुंड से धरातल में प्रवेश करती है। यह पावन नदी हरियाणा के साथ साथ दिल्ली, मथुरा और वृंदावन सहित आगरा तक के लोगों की प्यास बुझाने का काम करती है।
उद्यम स्थल पर तो यमुना का पानी पवित्र नजर आता है, लेकिन हथनी कुंड से कुछ आगे चलने के बाद ही इसका जल नाले में तब्दील शुरू हो जाता है। यमुना के अंदर एक इतना धारा प्रवाह रहे कि मथुरा नगरी तक यमुना जल पहुंचे। किसी भी तरह का जो सीवेज का जो पानी है, फैक्ट्रियों का जो अनट्रीटेड जो सीवेज है, वो यमुना रिवर में तो आप एज पर एनवायरनमेंट एक्ट डाल ही नहीं सकते। हिंदुस्तान का जो पर्यावरण का जो नियम है वो ये कहता है कि आप किसी भी तरह का जो गंदा पानी है, चाहे फैक्ट्री का है या शहरों का सीवेज है, उसको आप यमुना में डाल ही नहीं सकते। आप उसको ट्रीट कीजिए, आप उसको इरिगेशन के लिए दीजिए, आप उसको किसानों को खेती के लिए दीजिए। मथुरा से हथनीकुंड पहुंचे यमुना रक्षक दल के पदाधिकारियों ने सरकार से मांग की है कि यमुना नदी में साफ पानी छोड़ा जाए, जिससे वृज के लोग यमुना के प्रति अपनी आस्था को सहज रख सकें। यमुना रक्षक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जय किशन दास ने बताया कि हथनीकुंड से कान्हा की नगरी तक के 350 किलोमीटर के सफर में हरियाणा और दिल्ली सहित सैकड़ों नाले यमुना में गिर रहे हैं। इनमें अकेले फरीदाबाद से ही 25 नाले यमुना में मिल रहे हैं, जबकि दिल्ली से निकलने वाले 182 नालों का पानी 17 सालों में मिलने के बाद इसमें मिल रहा है। इतना ही नहीं, हथनीकुंड से यमुना में पानी ना छोड़े जाने के कारण यमुना के पानी के स्थान पर मथुरा तक केवल नालों का ही गंदा पानी पहुंच रहा है। नगर से, पूरा पानीपत से, सोनीपत से, पूरा दिल्ली से, पूरा फरीदाबाद से सारा गंदा पानी 25 नाले फरीदाबाद तक 25 नाले यमुना में डलते हैं और 16 ट्रीटमेंट प्लांट हैं दिल्ली में और फरीदाबाद में, जिनका पानी कहने को वो ट्रीटमेंट प्लांट है, लेकिन जो पानी का जो बीओडी लेवल है वो ट्रीटमेंट प्लांट, ये एक एनवायरनमेंट की एक रिपोर्ट है बाकायदा, हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ये रिपोर्ट है कि हरियाणा के जितने सीवर ट्रीटमेंट प्लांट हैं, एक भी उसमें से पूरा काम नहीं कर रहा, पूरे नॉर्म्स को फुलफिल नहीं कर रहा। हथनीकुंड बैराज पर यमुना रक्षक दल के पदाधिकारियों ने जगाधरी में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि वह इस मामले को लेकर 5 दिन पहले उमा भारती से मिले थे। उन्होंने उमा भारती से गंगा की तरह यमुना की भी शुद्धि और सफाई करने की मांग की है। दर्ज कराने के लिए मैं उमा भारती जी से मिला था अभी 5 रोज पहले, और हमने कहा था कि गंगा के साथ साथ आप जमुना को जोड़िए। गंगा और जमुना दोनों बहने हैं, बिना जमुना के ये सारा मामला अधूरा है, संगम अधूरा है। इसलिए आप जमुना को भी जोड़िए, और जमुना को अगर नहीं जोड़ते हैं तो हम लोग चुप नहीं बैठे। लाखों लोग लेके दिल्ली आए थे, पता नहीं कितने लाख लोग निकल जाएंगे और सरकार को हिला के रख देंगे, लेकिन हम अपील करते हैं कि नौबत ना आवे, गंगा के साथ साथ जमुना को भी जोड़ने का काम करें। गंदगी से एक तरफ जहां यमुना में जल जीवन खत्म हो गया है, वहीं देश विदेश से आकर डेरा जमाने वाले प्रवासी पक्षियों की संख्या भी तेजी से घट रही है। यमुना का पानी इतना जहरीला हो चुका है कि इसमें जल जीवन पनपने की कोई उम्मीद नहीं है। वहीं समस्या यह भी है कि वजीराबाद बैराज से लेकर ओखला तक करीब 3 गांव हैं, जिन्होंने यमुना के बहाव क्षेत्र पर अतिक्रमण किया हुआ है और यहां अवैध निर्माण जोरों पर है। पिछले 2 दशक से यमुना को साफ करने की बातें तो लगातार की जा रही हैं और इस पर अब तक 1400 करोड़ रुपए बहा भी दी गए, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। यमुनानगर से कुमार रमेश के साथ विवेक शर्मा, डे एंड नाइट न्यूज़। उधर रोजगार के सिलसिले में इराक गए हिमाचल के 4 युवक वतन लौट आए हैं। चारों युवक मंडी जिले के नाचन हलके से ताल्लुक रखते हैं। वतन लौटे इन युवकों में जरल गांव के कृष्ण और प्रदीप कुमार हैं, जबकि बहली से दयाराम और कनेड़ से पीरूराम शामिल हैं। ये चारों युवक मंगलवार को घर लौटे। इन युवकों के घर पहुंचने से इनके परिजन बेहद खुश हैं। ये चारों युवक इराकी एलीट कंपनी के माध्यम से बद्रबाइट फील्ड रिफाइनरी में काम कर रहे थे। वतन लौटे जरल गांव के कृष्ण व प्रदीप ने इराक में बिताए समय के बारे में अपने विचार साझा किए हैं। कृष्ण और प्रदीप की माने तो ये युवक बद्रा फील्ड नामक जिस निर्माणाधीन रिफाइनरी में कार्य करते थे, इन कंपनियों सहित 3 अन्य कंपनियों के माध्यम से करीब 300 भारतीय नागरिक कार्य कर रहे हैं। कृष्ण व प्रदीप ने बताया कि 800 में से 300 युवक भारतीय ऐसे हैं जो इनके साथ साथ अपने वतन लौट आए हैं। हमीरपुर के सुजानपुर डिग्री कॉलेज में एबीवीपी और एसएफआई के कार्यकर्ताओं के बीच हुए मारपीट के मामले में सुजानपुर पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई न किए जाने के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने
के कार्यकर्ताओं ने हमीरपुर मिनी सचिवालय पर धरना प्रदर्शन किया और पुलिस अधीक्षक से मिलकर दोषियों को जल्द पकड़ने की मांग की। सुजानपुर डिग्री कॉलेज में हुए मारपीट के मामले पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन पर ढूलमुल रवैया अपनाने को लेकर अपना विरोध जताया और मिनी सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की। छात्रों का आरोप है कि एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने कुछ दिन पूर्व एबीवीपी के एक कार्यकर्ता को उठाकर मारपीट की और सुजानपुर पुलिस इस पर उचित कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं एबीवीपी का आरोप है कि एसएफआई अभी भी उनके कार्यकर्ताओं को धमकी दे रही है और प्रशासन उचित कार्रवाई नहीं कर रहा है। एबीवीपी के जिला सचिव तेज सिंह नेगी ने कहा है कि यदि इस मामले में एक हफ्ते के भीतर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो एबीवीपी उग्र आंदोलन करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सुजानपुर पुलिस मामले में उचित कार्रवाई नहीं कर रही है, इसलिए पुलिस अधीक्षक स्वयं इस मामले पर हस्तक्षेप करें। आगे की रणनीति है, अगर एक हफ्ते के अंदर उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो विद्यार्थी परिषद एक कड़ा आंदोलन करेगी। एसपी साहब से मांग करेंगे जो केस है उसको आप खुद देखें कि मतलब क्या है उसमें, क्योंकि अब जो एसएचओ सुजानपुर है वो कांग्रेस के नेताओं के पक्ष में अगर काम कर रहे हैं, उनके इशारों पर काम कर रहे हैं, वो एक तरफा ही कार्रवाई कर रहे हैं, ना कोई जो चार्ज लगने चाहिए थे वो नहीं लगा रहे हैं। वहीं इस मुद्दे पर पुलिस अधीक्षक अजय सिंह बौद्ध ने कहा है कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी अभी फरार है। उन्होंने सुजानपुर पुलिस पर उचित कार्रवाई न करने के आरोपों पर कहा कि मामले की जांच निष्पक्षता से की जाएगी और आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस बल कार्य कर रहा है। इस मामले में थाना सुजानपुर में मुकदमा दर्ज हो रखा है और इसमें जो नामजद मुलजिम हैं उनको पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन वो अपनी गिरफ्तारी से अब्सकॉन्ड कर रहे हैं। उनको पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है और रेड्स किए जा रहे हैं। जैसे उनका पता लगता है उनको रेलिवेंट सेक्शंस के तहत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमीरपुर से अरविंदर सिंह के साथ विवेक शर्मा, डे एंड नाइट न्यूज। केंद्र में भाजपा सरकार के सत्तासीन होने के बाद अच्छे दिन लाने के वादे पर खरा नहीं उतरने पर युवा कांग्रेस ने कड़ा विरोध जताया है। इसी कड़ी के चलते हमीरपुर के गांधी चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया गया। हमीरपुर के गांधी चौक पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया और केंद्र सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। इस अवसर पर युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने जल्द बढ़ रही महंगाई को रोकने के लिए कारगर कदम उठाने की भी केंद्र सरकार से मांग की। केंद्र सरकार की जनता विरोधी जो युवा विरोधी नीतियां उन्होंने रेल किराया बढ़ाया है, युवा कांग्रेस का विरोध करती है कि केंद्र सरकार जो है इस रेल किराए को वापस ले जो इन्होंने बढ़ाया है और युवा कांग्रेस हमेशा जो इनकी जनता विरोधी नीतियां होंगी, जो युवाओं के विरोधी इनकी नीतियां होंगी उनका विरोध करेगी। अगर जरूरत पड़ी तो युवा कांग्रेस सड़कों के ऊपर उतरकर भी इनका विरोध किया जाएगा। केंद्र में अच्छे दिन के वादे के साथ सत्तासीन होने वाली भाजपा के वादे कुछ धूमिल होते नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से सरकार ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिससे देश में बढ़ती महंगाई ने अपनी रफ्तार और तेज कर लिया। इसके विरोध में चंबा में यूथ कांग्रेस के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया और रेल मंत्री का पुतला फूंका। वहीं बढ़ते रेल किराए के विरोध में एसडीएम चंबा के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान चंबा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष शिवांक शर्मा ने कहा कि उनकी केंद्र सरकार से प्रार्थना है कि गरीब जनता के हितों को देखते हुए रेल किराए में हुई बढ़ोतरी को वापस लिया जाए। अभी पीछे लोकसभा चुनाव हुए और एक शगुफा बड़ा प्रसिद्ध हुआ, अच्छे दिन आने वाले हैं। हम युवा कांग्रेस मानते हैं सच में अच्छे दिन आ चुके हैं। जिस तरह से अभी सरकार बने 15 दिन नहीं हुए, 20 दिन नहीं हुए हैं और रेल किराए में इतनी बढ़ोतरी कर दी केंद्र सरकार द्वारा। अभी पता लग रहा है कि एलपीजी के रेट भी बढ़ने वाले हैं, चीनी के दाम भी बढ़ने वाले हैं। तो सच में हम समझते हैं कि एक जो देश का गरीब आदमी है, जो इस प्रदेश की जो टोटल जनसंख्या का 80% गरीब है, उनके लिए सच में अच्छे दिन आने वाले हैं। इसके लिए हम आदरणीय जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आम आदमी की बात समझिए, विदेशों में मत भागिए और आम आदमी के हित में रखकर अपनी पॉलिसियाँ निर्धारित कीजिए।
सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए जहां सरकार खुद प्रयासरत है, वहीं सामाजिक संस्थाएं भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। इसी कड़ी में नाहन में महिला सूत्र संस्था ने महिलाओं को स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करने के लिए एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। नाहन में महिला सूत्र संस्था ने महिलाओं को जागरूक करने के लक्ष्य से एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया है। इसमें महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी गई। प्रशिक्षण शिविर में नाहन की 11 पंचायतों को करीब 80 महिलाओं ने भाग लिया है। महिला सूत्र संस्था पहले भी ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करती आई है। जन सूचना अधिकारी स्वास्थ्य विभाग प्रोमिला महाजन ने बताया कि इस शिविर में महिलाओं को सरकार द्वारा उनके लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई, ताकि महिलाएं उन योजनाओं का लाभ उठा सकें। आज जो है यहाँ पर जो है एक सूत्र संस्था के द्वारा जो है एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत जो है बहुत सी इन्होंने महिलाएं जो है जो स्वयं सहायता समूह की हैं या ग्रामीण क्षेत्रों की हैं या नाहन क्षेत्र की जो हैं, दूसरी सभी महिलाएं जो है यहाँ आई हैं और उनको आज स्वास्थ्य के बारे में जो है जानकारी दी जा रही है। बकौल प्रोमिला महाजन सरकार महिलाओं के लिए अनेक योजनाएं चलाती हैं, लेकिन उनका लाभ कुछ ही महिलाओं को मिल पा रहा है। इसकी वजह जानकारी का अभाव है। उन्होंने महिलाओं से अपील की है कि वे इन योजनाओं के लाभ के बारे में जानें और अपने हित के लिए उनका फायदा उठाएं। कई बार लोग जानकारी के अभाव में सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते, लिहाजा इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में मददगार साबित होते हैं और ऐसे कदमों की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। नाहन से सतीश शर्मा के साथ मनोज राठी, डे एंड नाइट न्यूज। तो हिमाचल समाचारों में आज बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।